आप लोग के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है प्रजनन, ठीक है। हाँ नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा ही रहने दीजिए, मुझे भी देखना है, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? प्रजनन। आज हम बात करेंगे पैरामीशियम में प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करते हैं पैरामीशियम प्रजनन के बारे में, तो इसमें प्रजनन जो है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब द्विखंडन विधि, और दूसरा होता है आपका कॉन्जुगेशन। संयुग्मन विधि, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से क्या चीज देखने को मिलती है? इसे प्रजनन दो प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन। बाइनरी फिजन तो अप्रोक्स जैसे हम लोगों ने यूग्लिना में स्टडी किया था, सेम उसी तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विखंडन विधि। वहीं दूसरी विधि जो है वो होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? उसे हिंदी में बोला जाता है संयुग्मन। अब इन दोनों में अंतर समझिएगा। बाइनरी फिजन जो है वो हमेशा होगा एक पैरामीशियम से, ठीक है। तो उसमें जो द्विखंडन विधि होगी वो सिर्फ एक पैरामीशियम के अंतर्गत होती है। वहीं जब हम बात करें अपने कंजुगेशन के बारे में, संयुग्मन के बारे में, तो संयुग्मन में हमेशा दो पैरामीशियम के बीच में प्रजनन की प्रक्रिया हुआ करती है, ठीक है ना। और उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों में क्या है? अंतर है। मैंने की बुक में पढ़ा था कि साइकन में जेम्यूल से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होता है जेम्यूल से, लेकिन वो उसकी अलैंगिक विधि में आता है, क्योंकि जो जेम्यूल होता है वो उसकी प्रतिकूल अवस्था में बनने वाली एक सिस्ट होती है, एक तरीके की उसे पुटी का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जो आपका ये समझिए जेम्यूल जो है वो एक तरीके से क्या बना लेता है? उसको सुरक्षित रखने की एक चीज होती है। जैसे हम लोग पुटी का निर्माण करते हैं ना, पैरामीशियम उसे बताया था सर यूग्लिना में, है ना। तो सेम वो चीज आपके साइकन में जेम्यूल को लेकर होती है कि उसकी लैंगिक विधि अलैंगिक विधि में आती है ये जेम्यूल, ठीक है। प्रजनन का मतलब आप क्या मानते हैं? प्रजनन का मतलब होता है एक कोशिका से दो से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होना, यानी एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण होना ही तो आप क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्शन, प्रजनन कहलाया जाएगा, है ना। लेकिन जेम्यूल जो होता है क्लास, वो एक्चुअली माना गया है क्या? उसकी अलैंगिक विधि में उसको सुरक्षित रखने का तरीका, क्योंकि तब भी बताया था कि वो हमेशा कब बनता है? जब उसमें प्रतिकूल अवस्था होती है, तब। यही बताया था जेम्यूल के बारे में, ठीक है। होप सो आपको आपका आंसर मिला होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी 1 बाय 1 विधि के बारे में। पहला है आपका बाइनरी फिजन, मतलब द्विखंडन विधि। मैम क्या आया था? जी ठीक है। क्या? मैम एक बार बुक के और देखना।
वो आपकी मर्जी है बेटा, आप किसी बुक से स्टडी करें, ठीक है। हाँ हाँ वो मैं समझ गई, सीबीएच की बोल रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास वो भी है और दूसरी भी है, ठीक है ना, तो मैं उसी में बता रही हूँ आप लोगों को। जरूरी नहीं है हर चीज आप बुकिश लैंग्वेज से ही सब चीज स्टडी करें, तो ठीक है।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन मतलब द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये एक पैरामीशियम है आपका, ठीक है। पैरामीशियम, हम कॉर्डेटम की बात कर लेते हैं। इसके जीनस स्पीशीज क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। अब हम पैरामीशियम कॉर्डेटम की जब बात करते हैं क्लास, तब उसमें एक आपका मेगा न्यूक्लियस होता है एंड सेकेंड इज माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। क्या चीज प्रेजेंट होता है, मेगा एंड माइक्रो, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक के नाम से जानते हैं। गुरु केंद्रक मतलब मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस मतलब आपका लघु केंद्रक, ठीक है। इसमें दोनों ही प्रकार के क्या चीज देखने को मिलते हैं हमें, केंद्रक उपस्थित होते हैं और साथ में इसमें उपस्थित होती है एक रिक्तिका, जिसे बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसमें इसका एक मुख उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम आगे जाकर किसमें खुलती है, साइटोफेरिंक्स में खुलती है। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है साइटोफेरिंक्स, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सभी डायग्राम आप लोगों को लेबलिंग जो है वो बता दी गई है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना, मेगा एंड माइक्रो, इसमें दोनों ही प्रकार के न्यूक्लियस का क्या होने लगता है, डिवीजन होने लगता है, डिवाइड होने लगेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले बाइनरी फिजन जब होता है पैरामीशियम में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये बाइनरी फिजन करने से पहले ये ढेर सारा खाना खा लेता है, ठीक है। और जब खाना खाने के बाद काफी टाइम तक ये खाना नहीं खाता है, उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी बाइनरी फिजन, द्विखंडन विधि। अब इस विधि में क्या होगा, सबसे पहले इसका शरीर जो होता है पैरामीशियम का, वो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है आकार में। क्या होना स्टार्ट होता है, शरीर में बढ़ना स्टार्ट करता है ये। और इसमें जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ठीक है, मेगा एंड माइक्रो, उनमें क्या होने लगेगा, डिवीजन की प्रोसेस होने लगती है। देखिए यहाँ पे ये क्या चीज मौजूद थे, आपके न्यूक्लियस मौजूद थे, केंद्रक, ठीक है ना। वो क्या होता है, अब चूंकि ये आपके साइज में इंक्रीज होता है, इनके बीच में क्या बनने लगती है, एक ग्रूव बनने लगती है, खांच का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इसके उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में ये जाने लगेंगे। और ये सेप्टा निर्माण जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी से मतलब होता है क्लास, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप सिकुड़न से मान के चले, तो सिकुड़ता है ना कोई चीज, है ना, तो दीवार का जो बनना होता है वो इसमें आएगा। तो सबसे पहले पैरामीशियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से इसमें जो आपके एक न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं वो इसके विपरीत दिशा में जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब इस डायग्राम में नीचे वाले में, ठीक है, इसमें इसकी सभी जितनी भी रचनाएं होती है वो दो भागों में धीरे धीरे बंटने लगती है। तो इस तरह से पहली बात तो इसमें ये दो असमान आकार के विभाजन होंगे। कैसे होंगे, दो असमान के विभाजन होंगे, जिसमें से अग्रभाग को हम बोलते हैं प्रोटर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, प्रोटर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो भाग होता है उसे हम जानते हैं ओपिस्थे के नाम से, ओपिस्थे के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें दो भाग बनने लगते हैं, प्रोटर एंड ओपिस्थी। ये प्रोटर और ओपिस्थी जो होती है, उनमें सभी कोशिका, ये जो पैरामीशियम इतने भाग होते हैं वो दो समान आकार में फिर क्या होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं धीरे धीरे करके। उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हुई थी, मतलब जो ग्रूव का निर्माण हुआ था, खांच का निर्माण हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उन्हें दो भागों में विभक्त कर देता है, ठीक है। अब एक बात और खास बात सुनिएगा इस द्विखंडन विधि के बारे में, कि ये बाइनरी फिजन जो है ये हमेशा 24 घंटे में 2 से 3 बार ही होती है, ठीक है। कितनी बार होती है, 2 से 3 बार ही होती है। और साथ में इसकी खासियत क्या होगी कि इसको एक बार में बाइनरी फिजन करने में
इसे टाइम एक्चुअली लग जाता है अप्रोक्स 20 से 30 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगता है? 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है, और ये 24 घंटे में 2 से 3 बार ये द्विखंडन विधि करती है। ये नहीं है कि हर आधे घंटे में द्विखंडन विधि करती है, तो वो गलत है। ठीक है, क्लियर है द्विखंडन विधि? गुड। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, चलिए। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड मेथड के बारे में, मतलब कॉन्जुगेशन। यस, गुड।
हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। पहली बात तो ये कि ये अभी अधूरा है डायलॉग, ठीक है, इसके बाद भी अभी बनेगा, अभी यहाँ पर ये अधूरा है, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। तो जब हम बात करें संयुग्मन के बारे में क्लास, तो संयुग्मन हमेशा दो पैरामीशियम के बीच में होता है, ठीक है। इसमें जैसे अभी हमने बात की थी जब बाइनरी फिजन में, तो बाइनरी फिजन में हमेशा एक पैरामीशियम से दो डॉटर सेल बनी थी, यही हुआ था ना, दो डॉटर पैरामीशियम बने थे। लेकिन कॉन्जुगेशन में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर होता है। उसमें क्या होता है कि इसमें दो पैरामीशियम जो हैं वो थोड़े समय के लिए पास आते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, थोड़े समय के लिए ये नजदीक आएंगे और पास आने के बाद इसमें जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो उसमें एक्सचेंज हुआ करता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं, मतलब संयुग्मन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले ये दो पैरामीशियम नजदीक आए, ठीक है। नजदीक आने के बाद यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होती है इनकी, एक तो सीलिया और एक पेलिकल, है ना, पेलिकल का आवरण पाया जाता है इनके ऊपर। तो जहां से ये पास आके चिपकते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वहां के उस स्थान के सीलिया और पेलिकल, ठीक है, और साथ में आपके साइटोस्टोम, है ना, यानी कि साइटोफेरेंक्स वाली जो स्पेस होती है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, लुप्त तो होना, इनविजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे वो चीज लुप्त होना स्टार्ट होती है वैसे वैसे आप जानते हैं पैरामीशियम में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, मतलब गुरु केंद्रक और लघु केंद्रक। अब क्या होता है, इसमें धीरे धीरे करके ये जो गुरु केंद्रक होता है ना, मतलब मेगा न्यूक्लियस जो है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे इनविजिबल होने लगेगा, मतलब अदृश्य होने लगता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें ये जो मेगा न्यूक्लियस था वो क्या होने लगा, इनविजिबल, डीजनरेट हो जाता है। ये डीजनरेट से माने उसका क्षय हो जाता है, आप ये मानकर चले, ठीक है। और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये रह जाता है। ये माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये डिवीजन करता है, उसमें क्या करता है, एमनियोटिक डिवीजन होगा इसमें। जैसे डिवीजन होगा तो ये एक माइक्रो न्यूक्लियस से दो माइक्रो न्यूक्लियस इसमें बन चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में ये दो माइक्रो न्यूक्लियस के बाद इसमें फिर क्या होता है, ये माइक्रो न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होगा, क्या होगा, इसमें फिर से विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो ये 2 से 4 बना लेते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसने दोबारा डिवीजन हुआ तब इन दोनों पैरामीशियम में टोटल 8 माइक्रो न्यूक्लियस थे, यही तो बात हो गई ना, 4 इसमें है और 4 इसमें, तो टोटल 8 माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें। उसके बाद अब अच्छा सेकेंड ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।